नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जाती है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को एक तरफ थियरी को पढ़ सकें, दूसरे तरफ रिविजन कर सकें नोट्स के माध्यम से। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो समझ में आता है कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, फिर उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे करंट की भी क्लासेस देखने को मिलती है। तो सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस एग्जाम की भी तैयारी आप करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए ये नीचे नंबर जो आ रहा है उस पर, या जो सामने नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको 4.0 5.0 के लिए बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट बिट के लिए बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, ये अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, झारखंड में जेट की भी परीक्षा के लिए आपको बैच मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पे मुझे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने आज के इस सेशन पे। और किसी को भी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि अल्पाधिकार में षड्यंत्र रचना की चलिए पहले आप करिए। ठीक, हाँ। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि अल्पाधिकार में षड्यंत्र रचना की प्राकृतिक प्रवृत्ति रहती है, क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता रहती है, क्या ये बात सही है? तो देखिए, अल्पाधिकार बाजार को अगर आपने पढ़ा होगा तो अल्पाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे थोड़े विक्रेता होते हैं या कम विक्रेता होते हैं, या 2 से ज़्यादा विक्रेता होते हैं, या 10 से कम विक्रेता होते हैं। यही तो अल्पाधिकार की प्रॉपर्टीज होती है। तो अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे थोड़े विक्रेता होते हैं, कम विक्रेता होते हैं, 2 से ज़्यादा विक्रेता होते हैं, 10 से कम विक्रेता होते हैं। तो इस प्रकार की बाजार व्यवस्था को अल्पाधिकार कहा जाता है। और अल्पाधिकार में सभी फर्मों का, जितने भी फर्म होते हैं, जैसे कुछ ही फर्म होंगे, थोड़े फर्म ही होते हैं, और प्रत्येक फर्म का बाजार के एक बड़े आकार पे आधिपत्य होता है, क्योंकि कुछ ही फर्म है और वो पूरी बाजार में सप्लाई कर रही है। तो एक फर्म भी जो होगा उसका बाजार पे आधिपत्य देखने को मिलेगा। इसलिए अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता भी रहती है।
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों ठीक है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भिन्न बाजारों में भिन्न कीमत वसूल करना क्या कहलाता है। अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों को वसूल करना क्या कहलाता है, बेसिकली आपको बताना है। क्या उत्तर आ रहे हैं कि भिन्न भिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न कीमत को वसूल करना क्या कहलाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कीमत विभेदीकरण, तो कीमत विभेदीकरण क्या होता है, तो कीमत विभेदीकरण का मतलब ये होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमतों पर बेचना। जैसे मान लीजिए कि कोई लक्ष्य, मान लीजिए कि आप एक साबुन बनाते हैं, उस साबुन की कीमत 10 रुपये है, उस साबुन की कीमत 10 रुपया है, उत्पादन लागत 10 रुपया है और इसे मध्य प्रदेश में ले जा करके आप 12 रुपये में बेचें, इसे आप उत्तर प्रदेश में ले जा करके 20 रुपये में बेच दें, इसे बिहार में आप ले जा करके 15 रुपये में बेच दें, इसे आप उत्तराखंड झारखंड ले जा करके 16 रुपये में बेच दें। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उत्पादन साबुन की उत्पादन लागत तो 10 रुपया है, लेकिन मांग की लोच में भिन्नता के कारण अलग अलग बाजार पे आप अलग अलग कीमत को वसूल कर रहे हैं ताकि आपका लाभ अधिकतम हो जाए, और इसी को हम बोलते हैं कीमत विभेदीकरण। अब कीमत विभेदीकरण की अवधारणा पीगू साहब ने दिया था और पीगू साहब ने 3 प्रकार के कीमत विभेदीकरण की बात की थी। प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण और तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण का उदाहरण डॉक्टर और वकील होता है। अगला प्रश्न, चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या बोल रहे हैं? विकुंचित मांग वक्र की परिकल्पना किसने दिया था, तो ये अल्पाधिकार के अंतर्गत पाल सूजी साहब ने दिया था, जिसके अंतर्गत क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि ऊपर वाला वक्र लोचदार होता है, इसको इन्होंने लोचदार बताया था, और नीचे वाले वक्र को इन्होंने क्या बताया था, बेलोचदार बताया था। बेलोचदार बताया था कि नहीं बताया था। उसके बाद पहले आप करिए, ठीक है। फिर देयाधिकार क्या हुआ, हाँ, फिर अल्पाधिकार का विक्रय मॉडल किसने दिया था, बॉमेल ने दिया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि एक उत्पादक को अधिक लाभ की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसे अपनी वस्तु को अधिक से अधिक बेचना चाहिए, क्योंकि जब आप अधिक वस्तुओं को बेचेंगे तो आपका लाभ अधिकतम हो जाएगा। सामाजिक कल्याण फलन की बात वर्गर्सन साहब करते हैं और अदृश्य शक्ति की बात एडम स्मिथ साहब करते हैं। तो आई होप कि आप सुमेलित कर चुके होंगे। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। इस प्रश्न का उत्तर करिए, आराम से करिएगा। बताइए। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा आराम से समझिएगा इस बात को, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा आराम से समझिएगा। देखिए, यदि मांग में वृद्धि बहुत अधिक होती है, जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए, ठीक है, तथा दीर्घकाल तक ये मांग बना रहे, मतलब दीर्घकाल तक मांग में वृद्धि होता रहे, तो अल्पाधिकारियों का मांग वक्र उल्टा होगा। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो घाटे के प्रति प्रतिस्पर्धा कम चिंतित होंगे तथा अपनी क्षमता के आसपास ही अपने व्यापार का संचालन करेंगे। तो क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि सर बातें दोनों ठीक है, लेकिन एक दूसरे को ये डिस्क्राइब नहीं कर रही है। सभी लोग का उत्तर ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। और आपको पता ही होगा कि अल्पाधिकार क्या होता है, अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है
जहाँ पे कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज़्यादा विक्रेता होते हैं, 10 से कम विक्रेता होते हैं, और अल्पाधिकार के अंतर्गत ही कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, और यही कार्टेल क्या करता है कि कीमत को निर्धारित करता है। वस्तु की कीमत क्या होगी मार्केट में, कीमत को निर्धारित करता है, और वो कीमत को इतना कम से कम रखता है ताकि नई फर्म की एंट्री उद्योग में न हो पाए। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि देयाधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर के कार्य करें तो क्या प्राप्त होगा? क्या उत्तर आ रहा है? स्टेकल वर्ग मॉडल अगर आप पढ़े हैं तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। चलिए भाई बताइए, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर तो देखिए, अगर जो हम लोग बात करें कि देयाधिकार का स्टेकल वर्ग मॉडल क्या है, स्टेकल वर्ग मॉडल क्या है देयाधिकार का, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस मॉडल के अंतर्गत ये बात गई थी कि अगर जैसे देयाधिकार, बाजार में देयाधिकार की स्थिति होगी तो दो ही तो विक्रेता होंगे। देयाधिकार में क्या होता है? दो विक्रेता होते हैं। तो मान लीजिए कि विक्रेता ए है और विक्रेता बी है, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों किसी साबुन को 10 रुपए में बेच रहे हैं एक समय पे, लेकिन विक्रेता ए को लगता है कि अब हम अपनी कीमत को क्या कर दें, ड्रॉप कर दें, अर्थात कीमत को कम कर दें। तो विक्रेता ए अब 9 रुपए का साबुन बेचने लगेगा, तो अब बी की मजबूरी हो जाएगी कि वो कीमत को घटाए, क्योंकि अगर जो बी नहीं घटाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे कि ए की मांग को बढ़ा देंगे, ए की मांग को बढ़ा देंगे और बी की मांग को घटा देंगे, बी की मांग को घटा देंगे। तो बी भी क्या करेगा, बी भी 9 रुपए ले लेगा, बी भी अपनी वस्तु को 9 रुपए में बेचेगा। फिर भी ए नहीं मानेगा तो ए अब फिर 8 रुपए कर देगा, तो ये भी 8 रुपए इसे करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आएगा कि जब इन दोनों की औसत लागत ही नहीं निकल पाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इनके मध्य कीमत युद्ध प्रारंभ हो जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, इनके मध्य क्या हो रहा है, कीमत युद्ध प्रारंभ हो जा रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि देयाधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करें, अर्थात दोनों अपने अपने लाभ के बारे में अगर ज्यादा सोचेंगे तो दोनों विक्रेता वस्तु की कीमत को कम से कम करेंगे, और जब वस्तु की कीमत को कम करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो उनकी औसत लागत है वो भी उनकी निकल नहीं पाएगी, अर्थात वो घाटे में चले जाने लगेंगे। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि आपस में बैठ के सहयोगात्मक रणनीति अपनानी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा। अब फिर वो अल्पाधिकार आ गया। तो अल्पाधिकार फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ कुछ विक्रेता होते हैं, अल्पाधिकार बाजार की वो स्थिति होती है जहाँ कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 10 से कम विक्रेता होते हैं, और अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत ही कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, और ये कार्टेल अपनी कीमत को इतना कम से कम रखता है ताकि उद्योग में कोई नई फर्म की एंट्री ना हो पाए। फिर आपको पालस्वीजी साहब याद आ जाने चाहिए कि विकुंठित मांग बकर की अवधारणा पालस्वीजी साहब ने दिया था, जिसमें बताया था कि ऊपर वाला बकर लोचदार होगा और नीचे वाला बेलोचदार होगा। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं कि मांग में वृद्धि, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगर जो अल्पाधिकारी, देखिए बात को ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा। तो अरे भाई, अगर जो बाजार में मांग बढ़ेगी तो इससे इससे तो और फर्मों का विकास होगा ना, इससे तो और फर्में आएंगी ना, क्योंकि जब मांग बढ़ेगा तो पूर्ति भी तो बढ़ाना होगा ना। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बायोमेट्रिक नेतृत्व का निहितार्थ क्या है? बायोमेट्रिक निहितार्थ का आशय क्या है? ठीक है,
तो बायो हाँ ठीक है। तो जैसे ये भी कहाँ पे देखने को मिलता है, अल्पाधिकार के अंतर्गत। और अल्पाधिकार के अंतर्गत आपको पता ही है कि कुछ फर्में होती हैं, लेकिन उसमें कोई एक फर्म ऐसी होगी जो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होगी और उसी के आसपास अन्य फर्में झुंड बना करके रहेंगे और उसी की कीमत को स्वीकारेंगे। जैसे हम बात करें, पार्ले जी कंपनी है, तो सपोज क्या करना है, सही बात है, पार्ले जी अभी भी 5 रुपए में आपको बिस्किट बेचता है। तो इसीलिए जितनी भी कंपनियां हैं बिस्किट की, वो आपको 5 रुपए में बिस्किट देती है। नहीं तो अगर जो पार्ले जी नहीं रहता तो बहुत हद तक ये बात सही होती कि 5 रुपए में बिस्किट भारत में नहीं मिलता, वो 10 रुपए में मिलता। लेकिन पार्ले जी चूंकि बहुत पुरानी फर्म है, काफी विश्वसनीय है, तो ये क्या है, ये सबसे अनुभवी फर्म है और इसी को हम लोग बायोमेट्रिक नेतृत्व के नाम से भी जानते हैं, अर्थात सर्वाधिक अनुभवी फर्म का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि किसी एकाधिकारी के लिए यदि कीमत 16 तथा मांग की लोच 2 हो तो सीमांत आय क्या होगा। खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। थोड़ा आराम से आप बताइएगा मुझे, क्या होता है फार्मूला। फार्मूला कोई बताएगा मुझे। क्या आपसे क्या पूछ रहा है, सीमांत आय पूछ रहा है। सीमांत आय पूछ रहा है, अर्थात ये एम आर पूछ रहा है। एम आर आपसे पूछ रहा है, एम आर के बारे में पूछ रहा है। और कीमत कितना दिया गया है, कीमत आपका दिया गया है 16। पी कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। और जो पी होता है वो किसके बराबर होता है, पी जो बराबर होता है वो ए आर के बराबर होता है। पी किसके बराबर होता है, ए आर के बराबर होता है, अर्थात ए, चूंकि यहाँ पे ए आर का मान भी क्या हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक सी बात है। अब आइए फॉर्मूले में हम रख देते हैं कि एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ई। यही तो फार्मूला होता है ना, सीमांत आय निकालने का फार्मूला यही तो होता है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। चलिए अब इसमें रख दीजिए, आपको चूंकि एम आर ही निकालना है ना, तो एम आर इज इक्वल टू ए आर का मान क्या है, 16 है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ई का मान कितना दिया गया है, इसमें ई का मान कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है ना, अर्थात मांग की जो लोच है वो 2 दे दिया गया है। ई इज इक्वल टू 2 है, अर्थात मांग की लोच 2 है, तो ये क्या कर देंगे, बाई 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, एम आर इज इक्वल टू 16 इंटू 2 एक अन्य 2, और 2 में से 2 एक अन्य 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16। तो एम आर का मान कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो एम आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, तो 8। तो आपसे नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब देखिए, अगर जो आप इस प्रकार की प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो पेपर में गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। लेकिन अगर जो प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आपको 2 घंटे भी दे दिया जाएगा तो इस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप थियरी पढ़ा करिए, क्योंकि बिना थियरी के बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको समझ में ही नहीं आएगी कि कहाँ से चीज़ें कौन सी आ गई। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से, और जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन पे एडमिशन नहीं लिए हैं आप ले सकते हैं, अलग अलग बैच है, आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। वहाँ पे आपको थियरी ही पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर, करेंट, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, सी बोल रहे हैं ना। तो विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा पाल स्वीजी साहब ने दी थी, और ये एकाधिकार से संबंधित नहीं था, ये अल्पाधिकार से संबंधित था, अल्पाधिकार से संबंधित था, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो ऊपर वाला वक्र होता है वो लोचदार होता है, ऊपर वाला वक्र लोचदार होता है और नीचे वाला वक्र बेलोचदार होता है। अब जो लोग नहीं पाल स्वीजी साहब को पढ़े होंगे, जो लोग नहीं अल्पाधिकार को ठीक से पढ़ेंगे,
उनको ये बात नहीं समझ में आएगी कि ऊपर वाला वक्र लोचदार कैसे होता है और नीचे वाला बेलोचदार कैसे होता है। और देखिए ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे तभी बहुत सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जल्दी ही चलना है। अगर जो मैं एक प्रश्न को एक्सप्लेन करने लगूं तो फिर आधे घंटे उसी में लग जाएंगे। क्या उत्तर आ रहा है? कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्या उत्तर आ रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप लोग मैनेज करिएगा, है ना। अब ये नहीं कि सर जी कह रहे हैं तबीयत नहीं ठीक लग रही है तो आप सेशन छोड़ के भाग जाओ। थोड़ा आराम से प्रश्न को करिए। क्या उत्तर आ रहा? दे अधिकार की बात करें तो कुर्नो साहब कहाँ पे हैं भाई? कुर्नो साहब कहाँ पे हैं? यहाँ पे, ठीक है। एकाधिकार की बात करें तो मूल्य विभेद कहाँ है? यहाँ है। अल्पाधिकार में क्या पाया जाता है? अल्पाधिकार में क्या होता है? मूल्य अनम्यता होती है, बिल्कुल ठीक है। और एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य विभेद देखने को मिलता है। एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु विभेद, हाँ ठीक है। और एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत, एक सेकेंड, इसमें वस्तु विभेद होना चाहिए ना, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ये वस्तु विभेद होना चाहिए क्योंकि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु विभेद देखने को मिलता है और एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य विभेद। पेपर में बैठिएगा तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि बहुत लोग गलत करते हैं। अल्पाधिकार में मूल्य अनम्यता और द्व्याधिकार के अंतर्गत कुर्नों का प्रारूप, ठीक है। अगला है कि द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत क्या देखने को? ठीक है, तो द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाला भी एक होता है। अर्थात अकेला क्रेता व अकेला विक्रेता होता है। अकेला विक्रेता होता है। इट मीन्स बाजार की ऐसी स्थिति जहां पे एक खरीद किसी वस्तु को खरीदने वाला हो और दूसरा उस वस्तु को बेचने वाला हो। तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग, बाजार की स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? एक क्रेता या एक क्रेता तथा एक विक्रेता अधिकार, ठीक है। या एक क्रेता एवं एक विक्रेता होता है द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत, इसी सी बात। अगला प्रश्न है कि परस्पर निर्भरता का क्या अर्थ होता है? ठीक, परस्पर निर्भरता का मतलब क्या होता है? परस्पर निर्भरता कहाँ पे देखने को मिलती है? किस प्रतियोगिता में देखने को मिलती है? अल्पाधिकार में देखने को मिलती है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि अपनी मूल्य नीति निर्धारित करते समय अपने प्रतिद्वंदियों का ध्यान रखना, ठीक है ना। या देय अधिकार में होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जब दो विक्रेता होंगे तो एक विक्रेता जब अपने मूल्य की नीति को निर्धारित करेगा तो देखेगा कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला ऐसे एडजस्ट करना होगा इस प्रश्न का उत्तर करिए। बताइए कि दीर्घकाल में, चलिए पहले आप करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म की अपेक्षा एकाधिकारी सदैव कम उत्पादन पर लाभ अधिकतम करता है। तो इजी सी बात है। अब आपको, अच्छे छात्र हैं तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर जी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है और एक श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दी जाती है। और वहीं अगर जो एकाधिकार की बात करें तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे कोई अकेला विक्रेता होता है, ठीक है, अकेला विक्रेता होता है। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे विक्रेता होंगे तो एकाधिकारी तो सदैव कम उत्पादन करेगा ना। और एकाधिकारी का तो ये टैक्टिस ही होता है, उसकी ये रणनीति ही होती है कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं की मांग है उससे कम उत्पादन किया जाए, अर्थात उससे कम पूर्ति किया जाए, ताकि जब मांग ज्यादा होगी पूर्ति कम होगा तो वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा करके अपने लाभ को अधिकतम कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि एकाधिकार का मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है। बहुत बार मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बातें बताई है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी थी बताइए? लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया, ये जो पुस्तक लिखी गई थी वो भारत में भूमि सुधारों से संबंधित है ना? लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। और ये जो पुस्तक है वो भारत में भूमि के सुधारों से संबंधित है। भारत में, एक सेकेंड, लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? राधा कमल मुखर्जी की है। और इस पुस्तक में क्या लिखा गया है? तो भारत में किस तरीके से भूमि का सुधार किया जाए, भारत में भूमि सुधार, ठीक है, के संदर्भ में ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, सबसे पहले तो ये जानिए, अब जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे थे उनको मैं कल ये बात बता रहा था, बहुत अच्छे से ये बताया था। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, इसमें आपको सबसे पहले किसको पढ़ना होता है? एक आपको जेबी क्लार्क साहब को पढ़ना पड़ता है और दूसरा इसमें और कौन आता है? एक हिग्स आते हैं, ठीक है। तो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो दिया गया था वो जेबी क्लार्क के द्वारा दिया गया था। और जेबी क्लार्क ने क्या बोला था? जेबी क्लार्क ने बोला था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाना है, तो अगर रोजगार को बढ़ाना है, रोजगार में वृद्धि करनी हो, रोजगार में वृद्धि करनी है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ानी होगी। श्रमिकों को सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता। अच्छा, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, एक बात मुझे बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इन बातों में कंफ्यूजन होता है कि सीमांत उत्पादकता क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी टर्म आते हैं, कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है? और जितने लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी ना, आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार थियरी जरूर पढ़िए, क्योंकि ये एक लाइन की बात होती है, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं जानना है। मतलब जो बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब आप को पढ़ना है, जानना है। एक एक लाइन के ये टर्म होते हैं, इसको अगर जो ध्यान दे लेंगे ना तो इकोनॉमिक्स बच्चों का खेल हो जाएगा। बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं होता कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो इसको समझिए, इसको पढ़िए। जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनके लिए सही है, उनको तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। बाकी अगर जो आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ के जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि यही इकोनॉमिक्स के बैकबोन है, यही रीढ़ की हड्डी है। अगर जो आपने मांग को ठीक से पढ़ लिया, पूर्ति को ठीक से पढ़ लिया, लागत को ठीक से पढ़ लिया, लाभ को ठीक से पढ़ लिया, बाजार को ठीक से पढ़ लिया
उसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें जब आपने एक बार ठीक से पढ़ लिया ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। और इसी में क्या कहा गया था कि श्रमिकों को उनकी मजदूरी के बराबर पारितोषिक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कथन और कारण और कथन दिया है, चलिए आराम से बताइए। और एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम चीज़ों को याद कर लें, प्रश्न को याद कर लें। याद करने से कुछ नहीं होता है। आप मुझे देखेंगे तो मैं आपको याद रहूँगा, आप नहीं मुझे देखेंगे तो मैं आपको भूल जाऊँगा, है कि नहीं? जैसे आप एक बार किसी नए शहर में जाइए, तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ से मार्केट का रास्ता आपको याद करना पड़ता है कि कैसे कैसे मुड़ के जाना है। लेकिन जब उस रास्ते पे रोज आप चलते हैं ना, तो वो रास्ता आपको याद नहीं करना होता है। आपको अगर जो अपने घर से, जहाँ से बचपन से आप रह रहे हैं, आपको अपने घर से शहर जाना होता है, तो आप रास्ता याद करके जाते हैं क्या? ऑटोमेटिकली आप चले जाते हैं। तो वही चीज़ें पढ़ाई में भी होती हैं कि अगर आप बार बार चीज़ों को देखेंगे, बार बार बातों को समझेंगे, तो वो आपको उतना ही याद रहेगा। लेकिन नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, ये सोचेंगे कि हम एक बार पढ़ लिए और फिर जादू हो जाएगा, तो ज़िंदगी में जादू होता नहीं। मेहनत का ही सब परिणाम है, जादू तो होता नहीं। क्या उत्तर आ रहा? तो बार बार पढ़ने को सीखिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार चीज़ों को समझिए। ये नहीं कि एक बार पढ़े और फिर छोड़ दिए। चलिए इस प्रश्न के बारे में अगर जो हम लोग बात करें, तो लगान प्रत्येक विशिष्ट साधन पर उदय होता है और यह प्रकृति का निःशुल्क उपहार होता है। अब आपके दिमाग में तुरंत याद आ जाना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये किसकी पुस्तक है? ये डेविड रिकार्डो की पुस्तक है। और डेविड रिकार्डो ने अपने लगान के सिद्धांत को इसी पुस्तक में दिया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि ज़्यादा उर्वरक होगी वो ज़्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। और भूमि की दुर्लभता के कारण क्या होता है? भूस्वामी को लगान प्राप्त होता है। भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण भूमि के स्वामी को लगान प्राप्त होता है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए भैया, सीमांत भूमि ऐसी भूमि होगी, सीमांत भूमि ऐसी भूमि होगी जो उपजाऊ नहीं होगी, अर्थात ये लगान नहीं देगी। ठीक है, जैसे बंजर भूमि हो गया या कंकरीली मिट्टी हो गई। और दूसरा होगा अधिसीमांत भूमि। अधिसीमांत भूमि, तो अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान देगी, जो लगान देगी, अर्थात ये उपजाऊ होती है। फिर उन्होंने क्या कहा कि भूमि की पूर्तियां बेलोचदार है, अर्थात भूमि की पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और बात सही भी है, आप चाह करके भी पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई को घटा बढ़ा थोड़ी सकते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा था, एक बात और उन्होंने कही थी कि भविष्य में चल करके कृषि योग्य भूमि बचेगा ही नहीं, और जब कृषि योग्य भूमि बचेगा ही नहीं तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बात तो दोनों ठीक है कि लगान प्रत्येक विशिष्ट साधन का उदय होता है, जिसके अंतर्गत यही तो बताते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि उर्वरक ज्यादा होगी वो ज्यादा लगान देगी, जो कम होगी वो कम लगान देगी। और भूमि हमें प्रकृति के द्वारा उपहार के रूप में मिला है, ये उनका दूसरा स्टेटमेंट था। तो बातें दोनों ठीक है, लेकिन एक दूसरे को ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये रहा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म में मजदूरी बराबर होती है। अब फिर आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि सर पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है, और एक श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी प्राप्त होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी किसके बराबर होती है? सीमांत उत्पाद मूल्य तथा सीमांत आय उत्पाद के। तो ऑप्शन नंबर बी
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता सबको पता है कि बाजार में किसी वस्तु की प्रचलित कीमत क्या है या मजदूरी की प्रचलित कीमत क्या है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न ये रहा कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। आराम से करिए इस प्रश्न को। कथन और कारण। कर देय क्षमता सिद्धांत किसने दिया? सभी लोग कमेंट करके बताइए। मैं रोज आप लोगों को बताता हूं, आज आप मुझे कमेंट करके बताइए। थोड़ी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, आप मुझे कुछ कुछ चीजें आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग भी बताइए क्या उत्तर आ रहा है। कथन और कारण तो पहले आप करिए, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं। तो देखिए, करों का देय क्षमता सिद्धांत समान सीमांत त्याग पे आधारित होता है। तो कर देय क्षमता सिद्धांत हमें क्या बताता है? वो यही बताता है ना कि भैया अगर आप अमीर हैं तो आप ज्यादा टैक्स दीजिए, और अगर जो आप गरीब हैं तो आप कम टैक्स दीजिए। अर्थात जैसी आपकी आय है उसी के आधार पे आप त्याग करिए, है ना? जैसी आपकी आय, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में दे देते हैं, लेकिन क्या गरीब करोड़ों रुपया टैक्स दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। लेकिन जो करोड़ों रुपए टैक्स दे रहा है वो सैकड़ों करोड़ कमा भी तो रहा है ना। तो उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अलग होगी और गरीब के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अलग होगी। लेकिन फिर भी आय के अनुसार पे सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है। अर्थात आपकी आय जितनी है उसी के आधार पे आपको टैक्स देना है। अर्थात करों का देय क्षमता सिद्धांत समान सीमांत त्याग पे आधारित है। देयर इज नो डाउट। अगला, आय अधिक होने पे करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो 1-1 करोड़ रुपया कर दे देते हैं और उनको कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन गरीब से 1 करोड़ कर ले लीजिए ना, वो जाके सुसाइड करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं ना कि सर ए और आर दोनों ठीक है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि रिकार्डो के अनुसार लगान क्या होता है? चलिए, क्या खूबसूरत सा प्रश्न है। आज ही एप्लीकेशन पे मैं रिकार्डो को पढ़ाया भी हूँ। रिकार्डो आज पढ़ा गया है कि कल? कल पढ़ा गया था शायद। हाँ ठीक है, चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। रिकार्डो फिर आ गए, फिर आपके दिमाग में घूमना चाहिए। डजेंट मैटर कि रिकार्डो आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, आपके दिमाग में पूरी रिकार्डो की थियरी घूमनी चाहिए कि सर रिकार्डो ने रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है ये लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत कहा जाता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन नामक पुस्तक में रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत को दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है और जो भूमि जितना ज्यादा उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। ऐसी भूमि जो लगान नहीं देगी उसे सीमांत भूमि कहा जाएगा, और ऐसी भूमि जो लगान देगी उसे अधिसीमांत भूमि कहा जाएगा। फिर क्या कहा? फिर कहा कि भूमि की पूर्तियां बेलोचदार होती है, अर्थात भूमि की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है, भूमि सीमित होता है। भूमि को उन्होंने क्या कहा? सीमित कहा। और फिर क्या कहा? कहा कि लगान जो होता है ये एक आधिक्य होता है, न कि लागत होता है, और ये जो आधिक्य प्राप्त होता है वो भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण प्राप्त होता है। ठीक है? भूमि की मौलिक भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्ति के कारण लगान प्राप्त होता है। सो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भूमि का विनाश नहीं किया जा सकता है, और इसी मौलिक गुण के कारण एक स्वामी को लगान प्राप्त होता है, भूस्वामी को लगान प्राप्त। अगला अगला प्रश्न है कि रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि जब अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। अब फिर वही बात होगी कि फिर रिकार्डो को आप याद कर लीजिए। तो रिकार्डो को जितनी बातें मैंने बोला एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक बात और एड ऑन यहाँ पे कर दीजिएगा कि रिकार्डो ने बोला था कि एक समय ऐसा आएगा जब अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। क्यों स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी? क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण एक समय ऐसा आएगा
कि कृषि योग्य भूमि बचेगी ही नहीं, लोग निवास स्थान बनाएंगे। और ये बात कुछ हद तक सही भी दिख रही है, क्योंकि हम और आप एक तरीके से देखा जाए तो अभी अल्पकाल में हम लोग कितना जिएंगे इस पृथ्वी पे, लगभग 100 साल। जो बहुत जिएगा वो 100 साल जिएगा, लेकिन इस पृथ्वी का अस्तित्व कितना है, हजारों साल का है कि नहीं है। लेकिन आप अपने घरेलू आप खुद देखा करिए, अब बहुत सारे लोग गांव छोड़ दे रहे हैं और अपने प्लॉट में जो खेत है उनका, जहाँ पे पहले वो खेती करते थे, अब 3 भाई हो गए तो तीनों अलग अलग बनवाने लगे। तो जब घर बन गया तो वो खेती थोड़ी कर पाएंगे। तो यही बात रिकार्डो ने भी कही थी बहुत पहले कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग क्या करेंगे कि भूमि पे निवास स्थान बनाने लगेंगे, और जब भूमि पे निवास स्थान बनने लगेगा तो कृषि योग्य भूमि बचेगी ही नहीं। और कृषि का एकमात्र और भूमि का एकमात्र कार्य है कृषि, ठीक है। कृषि पे भूमि पर कृषि अर्थात उत्पादन के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। और जब कृषि योग्य भूमि बचेगी ही नहीं तो उत्पादन ही नहीं होगा, और जब उत्पादन ही नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। ये बात किसने कही थी? अच्छा सा प्रश्न है, क्या उत्तर आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय से प्राप्त लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। ये बात जो कही गई थी वो रॉबिन्सन के द्वारा कही गई थी, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी। अब ये स्टेटमेंट है, इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर नहीं याद होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। एक बार ढंग से थियरी पढ़ लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऑटोमेटिकली ही सही होने लगेंगे। सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है आपके सिलेबस के अनुसार। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे, बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। कंप्लीट आपको मैं खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स भी दे रहा हूँ, नोट्स के माध्यम से रिवीजन भी करते रहिए। 1 घंटे रोज कम से कम नोट्स को पढ़िए। टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, सप्ताह में 1-2 टेस्ट जरूर दीजिए। देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। बस इन सभी कंटेंट को यार आप एप्लीकेशन पे ठीक से फॉलो तो करो, यूट्यूब पे प्रैक्टिस तो करिए, मेहनत तो करिए। 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे मेहनत तो करिए, सब कवर हो जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी करना चाहते हैं उस परीक्षा का वहाँ पे कोर्स उपलब्ध होगा। आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर जो आपने किन्स को पढ़ा है तो किन्स साहब ने क्या कहा कि विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे, और वो अब बांड नहीं खरीदते हैं, वो मुद्रा को तब अपने पास रखते हैं जब उनको लगता है कि ब्याज दर अभी कम है, और फिर वो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ब्याज दर में जब वृद्धि होगी तब हम क्या करेंगे, मुद्रा को बाहर निकालेंगे। ठीक है। सो किन्स के अनुसार विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे, ताकि उनको इस स्थिति में ये लगता है कि अभी ब्याज की दर बहुत कम है, और वो मुद्रा को अपने पास रखेंगे और इस बात का इंतजार करेंगे कि भविष्य में चल करके ब्याज दर में वृद्धि हो। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन साधन की कीमत बहुत निकट होती है। किसके निकट होती है भाई?
क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, और कोई? सब ये बोल रहे हैं ना, अभी तो बता रहा था, कई बार बताया हूँ कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन साधन की कीमत किसके निकट होती है? उसके सीमांत आय उत्पाद के मान के। क्योंकि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यही बताता है कि भैया देखिए, जो उत्पादन के साधन है वो अपनी सीमांत उत्पाद के बराबर पारितोषिक पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, रिकार्डो के मॉडल में उच्च दर संचय दर की स्थिति क्या करेगी? अब देखिए, एक लाइन की बात को कितने तरीके से घुमा के अलग अलग तरीकों से प्रश्न बनाया जा रहा है। अब कुछ को ये सोचे कि इसको रट्टा मार के हम याद कर लेंगे, पेपर में दे लेंगे, तो एक बार रट्टा नहीं। अगर जो रिकार्डो के थियरी को आप ढंग से 50 लाइन रिकार्डो की थियरी को पढ़ लेंगे तो फिर उसमें से कुछ बचेगा ही नहीं। 50 लाइन पढ़ना है, अब चाहे कैसे भी इधर उधर से कितना भी काट के दें, आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर कहीं को दिक्कत ही नहीं होगी। तो तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि स्थिरता की स्थिति को जल्द लाएगी, तो यही तो मैं बात कर रहा था कि जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि आएगी तो साथ ही साथ जनसंख्या भी बढ़ेगा। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? कृषि योग्य भूमि बचेगी नहीं। जब कृषि योग्य भूमि बचेगी नहीं तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में चली आएगी। अगला प्रश्न ये रहा। चलिए भाई बताइए, आदि सिंह जी, जितेंद्र जी, चंद्रजीत जी, गणपत लाल माली जी, गुंजा मौर्य जी, पूनम गुप्ता जी, राजन सिंह जी, सुनीता शर्मा जी, अनीस पंडित जी, रतन जायसवाल जी, कुश जी, सरिता जी, रितु चौहान जी, सुनीता गुप्ता जी, ज्योति चौरसिया जी, नरोत्तम लोधी जी, ललिता साक्य जी, एकता यादव जी। चलिए बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? पूजा मिश्रा जी, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। डी क्यों बोल रहे हो भाई? सब डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कुछ। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों की मान्यता नहीं है। मतलब जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनकी इसमें से कौन सी एक मान्यता नहीं है ना? तो वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। तो पूर्ण रोजगार की तो बात करते थे ना, कहते थे ना कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है उसका प्रयोग करके हम उत्पादन को अधिकतम कर चुके हैं, अब उत्पादन की मात्रा को और नहीं बढ़ाया जाएगा। ये तो बात ठीक है। बाजार में मांग लोचदार होगा, जब पूर्ण प्रतियोगिता होगा तो मांग लोचदार होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था है, बात ये भी सही है। और स्वतंत्र व्यापार है, ये भी सही है। उन्होंने कहा था ना कि व्यापार से स्वतंत्र है। तो ये पूछ रहा है कौन सी मान्यता नहीं है, तो ये तो सब सही दिया है यार इसमें, ये तो सब ठीक है इसमें, ए बी सी डी सब ठीक है, ए बी सी डी सब ठीक है इसमें। एक ऑप्शन नंबर ई ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि इसमें तो सब सब सारी मान्यताएं तो बताते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ई होगा इसमें, और कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि किसका विश्लेषण इस मान्यता के साथ शुरू हुआ कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन की कुल मांग की मात्रा 4 प्रकार के व्ययों, उपभोक्ता व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और निवल निर्यातों का योग था? बताइए। ये भी अच्छा सा प्रश्न है। देखिए, क्या बोल रहे हैं? सी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ना? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये बात जो किया गया था वो किन्स के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि किन्स ने ये विश्लेषण किया था
कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन की कुल मांग की जो मात्रा, मतलब अर्थव्यवस्था में जो मांग उत्पन्न होता है वो किससे किससे प्रभावित होता है? उपभोक्ता के व्यय से, निवेश से, सरकार के व्यय से और निवल निर्यातों से। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। आई होप कि ये बात सबको पता होगी, ये बात सबको पता होगी। सॉरी, बताइए क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन ले रहे हैं आप स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर दीजिएगा, तभी जा करके आपको कंप्लीट बैच में ऐड किया जा पाएगा। ये बात सबको पता होगी, लेकिन इस प्रश्न को लाने के पीछे मेरा बस मकसद ये था कि आप एक बात और जानें। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये जेबी से साहब ने कहा, लेकिन एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है कि मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, ये बात किसने कही थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए। मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती, ये बात जो कही गई वो किन्स के द्वारा कही गई। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा कि जब जेबीसे की बात होगी तो जेबीसे ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, अर्थात पहले पूर्ति की बात जेबीसे साहब कहते हैं। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो ठीक उल्टा बताते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया, पहले मांग होगा और फिर पूर्ति होगा। और सही मायने में देखा जाए तो किन्स का ये जो अवधारणा है वो ज्यादा बेहतर प्रतीत होता है, क्योंकि भैया जब किसी वस्तु की मांग होगी तभी तो कोई उत्पादक उत्पादन करने के लिए आएगा। अगर जो, हाँ ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अतिरेक मूल्य का सिद्धांत, अतिरेक मूल्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो अतिरेक मूल्य का सिद्धांत आज ही आप लोगों को मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि देखिए भैया, जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो एक तरफ साहसी होता है और दूसरी तरफ श्रमिक होता है, अर्थात मजदूर होता है। श्रमिक अर्थात मजदूर, और साहसी मतलब जो पूंजीपति होता है, साहसी अर्थात पूंजीपति। तो जो साहसी होता है ना, वो श्रमिकों का शोषण करता है, और शोषण कैसे करता है? साहसी श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं देता है, और जब सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं देता है तो ये जो श्रमिक अतिरेक उत्पन्न करते हैं, ये जो श्रमिक हैं, जो ये श्रमिक जो अतिरेक उत्पन्न करते हैं ना, वो अतिरेक लाभ के रूप में साहसी अपने पास रखता है। तो अतिरेक कौन उत्पन्न कर रहा है? अतिरेक श्रमिक उत्पन्न कर रहा है, लेकिन इसी अतिरेक को साहसी अपने पास किस रूप में रख रहा है? लाभ के रूप में रख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए कौन सी बातें सही नहीं है? किन्स के रोजगार सिद्धांत में कौन सी बातें ठीक नहीं है, बताइए। अब देखिए, देखिए अगर जो थियरी पढ़ेंगे तो कितना प्यार से इस प्रश्न को कर पाएंगे। जब जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आए थे तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि भैया, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। और अर्थव्यवस्था में जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आए थे, जिसमें एडम स्मिथ साहब आते हैं, डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, और पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहेगा। ठीक है,
लेकिन लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो कहते हैं कि नहीं भैया, कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार के ही स्तर पे संतुलन बना रहे अर्थव्यवस्था में। पूर्ण रोजगार से नीचे भी अर्थव्यवस्था में संतुलन बन सकता है। ये बात किसने कही? किन्स ने कही थी। तो जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आए तो उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। अब पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास संसाधन है उत्पादन के, उनका पूर्ण रूप से प्रयोग करके हम उत्पादन को अधिकतम कर चुके हैं। अब उत्पादन को और अधिकतम नहीं किया जा सकता है, तभी जाके अर्थव्यवस्था संतुलन में आएगी। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो वो आके प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना कर देते हैं, कहते हैं कि अरे भैया, आप कैसे कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है? लाखों लोग तो ऐसे हैं जो प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो कैसे पूर्ण रोजगार है? तो किन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में संतुलन पूर्ण रोजगार से नीचे की अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न। अभिकथन दे दिया गया है और कारण दे दिया गया है, बताइए। अभिकथन और कारण। लाइक शेयर तो कर दिया करिए आप लोग, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। अंतिमा यादव जी, सुनीता गुप्ता जी, अविका जी, बबीता जी, नरोत्तम लोधी जी, सर्वेश कुमार जी, विकास यादव जी, गणपत लाल माली जी, एकता यादव जी, राम नारायण जी, राजन सिंह जी, रितु चौहान जी, सर्वेश कुमार जी, सरिता जी, और रतन जायसवाल जी, मीनाक्षी सैनी जी, श्रेया गुप्ता जी, राकेश जी, बबीता जी, बहुत तेजी से, ममता शर्मा जी, पुष्पा देवी जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। शेयर नहीं भी कर रहे हैं तो लाइक तो जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो बगल में है उसको जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि रोज आप लोगों की क्लास होती है तो आप समय से क्लास को ज्वाइन कर पाए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? चलिए देखते हैं। तो क्लासिकल मॉडल में निवेश मांग को आय अथवा रोजगार में परिवर्तनों से स्वतंत्र माना गया है। क्या ये बात सही है? ये जितने भी आप लोग ए बोल रहे हो ना, सच में अगर जो ऑफलाइन क्लास रहती तो मैं क्या बताऊँ आपको, यही पढ़े अभी तक। ये ए क्यों बोल रहे हो भाई? हाँ, देखिए, जो रोजगार सिद्धांत है वो बचत और बचत तथा निवेश ब्याज दर पर निर्भर होता है, बताते हैं ना। कि जो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा था कि जो बचत होता है वह, निवेश होता है वो ब्याज दर पे निर्भर करता है। दिमाग कहाँ चला गया है? ब्याज दर पे निर्भर करता है। बचत और निवेश ब्याज दर पे निर्भर करता है। अर्थात अगर जो ब्याज की दर ज्यादा होगी तो बचत कम होगा, और बचत कम होगा तो निवेश कम होगा। या अगर जो ब्याज की दर कम होगी, अगर जो ब्याज की दर, ध्यान समझिए, ब्याज की दर अगर जो ज्यादा होगी तो अब क्या करेंगे कि आप कम निवेश कर पाएंगे, क्योंकि ब्याज ज्यादा देना है, और कम निवेश कर पाएंगे। सॉरी, ब्याज अगर जो ज्यादा है, ब्याज ज्यादा है तो क्या होगा, उससे आप कम बचत कर पाएंगे, और जब कम बचत करेंगे तो आपका निवेश कम हो जाएगा। यही बात तो इन लोगों ने बताया था ना। तो जितने भी ए बोल रहे हैं सब गलत बोलेंगे, ये वाली बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ मजदूरी कीमत की लोचशीलता है जो क्लासिकल मॉडल में पूर्ण रोजगार लाती है। अब यहाँ पे आपको पीगू साहब याद आ जाने चाहिए। पीगू ने क्या कहा? पीगू ने कहा कि, पहली बात तो पीगू ने ये कहा कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है और बेरोजगारी एक असामान्य दशा है। अगर किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आती है तो अर्थव्यवस्था में स्वतः ही बहुत सारी क्रिया और प्रतिक्रिया क्रियाशील हो जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था में संतुलन आने लगेगा। जहाँ पे उन्होंने भारी पेदी के जहाज की बात की थी, जहाँ पे वो अंडे की बात किया था, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि ए गलत है और आर सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है।
जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला 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 कि कुशलता मजदूरी मॉडल में वास्तविक मजदूरी किसको नियत करता है? कुशलता मजदूरी मॉडल किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके थोड़ा बताओ तो। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कुशलता मजदूरी मॉडल किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो कुशलता मॉडल जो दिया गया था, मजदूरी कुशलता मॉडल जो दिया गया था, वो स्टिगलर के द्वारा दिया गया था। स्टिगलर के द्वारा दिया गया था मजदूरी कुशलता मॉडल। और इस मॉडल में अर्थात इस सिद्धांत में क्या कहा गया? तो ये सिद्धांत ये कहा गया, इस सिद्धांत में ये कहा गया कि मजदूर को आप मजदूरी ज़्यादा दीजिए। एक जो मजदूर है ना, तो मजदूर को आप मजदूरी ज़्यादा दीजिए, क्योंकि जब आप मजदूरी ज़्यादा देंगे तो इसकी दक्षता में वृद्धि होगी, इसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं आप? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ना? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि प्रति रुपए की प्राप्त वास्तविक मजदूरी के संदर्भ में मजदूर की कुशलता को अधिकतम करना। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि कुशलता मजदूरी मॉडल किसने दिया था? तो कुशलता मजदूरी मॉडल स्टिगलर के द्वारा दिया गया था। और स्टिगलर साहब ने अपने कुशलता मजदूरी मॉडल में ये कहा कि जब आप मजदूरों को मजदूरी ज़्यादा देंगे तो वो और मोटिवेट होंगे काम करने के लिए, अर्थात उनकी दक्षता में वृद्धि होगी और उनकी कार्यकुशलता में सुधार आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड। इस प्रश्न का उत्तर करिए, गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग लाइक शेयर कर दो भाई, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। जितने लाइव देखते हैं क्लास उतना भी लाइक नहीं करते हैं। फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है। पूर्वजों ने सिखाया कि नहीं सिखाया? पूर्वजों ने सिखाया ना कि फ्री का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा दे देना चाहिए। तो गुरु दक्षिणा में अगर जो आप वीडियो को लाइक ही कर देते हैं तो वो भी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही दबा लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए नए आते हैं, वो 5 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनको लगता है कि चीज़ें यहाँ पे कैसी चल कैसी नहीं चल रही। जब तक आप मेरी 20-25 क्लास को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मुझे कैसे समझ पाएंगे? आप ये सोचें कि 10 मिनट में मैं कोई आपके माइंड में जादू कर दूं, तो ऐसा थोड़ी हो पाएगा। आप थोड़ा रुकिए, मेरी पूरी क्लास को समझिए, देखिए। निश्चित मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं इकोनॉमिक्स का आपको इकोनॉमिक्स की बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको यूट्यूब पे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत मतलब दुनिया करा नहीं सकती है, बहुत लोग करा सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का ऐसा कंटेंट मौजूद कहीं है नहीं, क्योंकि मैं इतनी बड़ी मात्रा में आप लोगों को क्लासेस देता हूँ, हर टॉपिक को टच करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, हर चीज़ को टच करता हूँ, हर प्रकार के क्वेश्चन को टच करता हूँ, बशर्ते आप ठीक से मेहनत से तैयारी करिए, जरूर निश्चित तौर पे होगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? कि निम्नलिखित कथनों पे आप विचार कर लीजिए और विचार करके सही उत्तर को बताइए। बताइए भाई। तो देखिए, किसी बाजार में किसी उत्पादन या सेवा के लिए प्रभावी मांग उस समय उत्पन्न होती है जब किसी अन्य बाजार में क्रेताओं का व्यवहार प्रतिबंधित होता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये बात सही है। एक बार नहीं, अनेकों बार मैंने बताया है कि प्रभावी मांग में क्या होता है। प्रभावी मांग में एक तरफ क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है, दूसरी तरफ पूर्ति में वृद्धि होती है। तो एक तरफ एक का संबंध क्रेता से होगा, दूसरे का विक्रेता से होगा। अगला है कि प्रतीकात्मक मांग उस समय उत्पन्न होता है जब किसी अन्य बाजार में क्रेताओं का व्यवहार प्रतिबंधित नहीं होता है। तो बात तो ये भी ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, 1 और 2 दोनों सही है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है, आराम से करिए। अभिकथन और तर्क। हम्म, हम्म, क्या उत्तर आ रहा है? अभिकथन और तर्क। तो देखिए क्या उत्तर आ रहा है, पहले आप करिए। तो देखिए एक बात तो, आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको समझना चाहिए कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होगी, जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उत्पादक उत्पादन करने के लिए आएंगे, अर्थात मांग बढ़ेगी तो पूर्ति में भी वृद्धि होगा। ठीक है, जैसे कोविड के समय में आपने देखा ना, जिन वस्तुओं की मांग बढ़ी, जैसे सैनिटाइजर की मांग बढ़ी, जैसे मास्क की मांग बढ़ी, तो मांग बढ़ी तो उत्पादक भी आए, बहुत सारे उत्पादक आए उत्पादन करने के लिए, तो मांग बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ी। और दूसरी बात ये भी सही थी कि मांग में कमी आने से पूर्ति में भी कमी आ जाती है। जैसे कोविड के ही समय में आपने देखा कि जब शॉपिंग मॉल बंद हो गए तो बहुत सारी जब शॉपिंग मॉल बंद हो गए तो लोग कपड़ा खरीदने ही नहीं जाते थे, तो लोग कपड़ा नहीं खरीदने जाते थे, तो कपड़ा बनाने वाली जो कंपनी थी उसने उत्पादन को थोड़ा सा कम कर दिया। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी तो उत्पादन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और फिर जब मांग घटेगी तो पूर्ति में भी कमी आएगी। अब ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि निवेश से मांग प्रभाव होता है। बिल्कुल ठीक है भैया, अगर जो, हाँ क्या हुआ, ठीक है, तो निवेश से मांग प्रभाव होता है। तो जैसे मान लीजिए कि जब आप अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे, जब किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, निवेश करेंगे, तो उससे लाभ कमाएंगे, उससे लाभ कमाएंगे तो उससे आपकी आय की प्राप्ति होगी, और जब आपकी आय की प्राप्ति होगी तो आय प्राप्त होगा तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो आप अपने मांग को बढ़ाएंगे। और यही बात तो बता रहा है, क्योंकि निवेश अर्थव्यवस्था में उत्पादकता एवं आय को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, अगला है, बताइए किस पे माइंड अटक गया भाई? क्लासिकल और शास्त्रीय, एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थियरी को, नहीं होगा तो बताइएगा, मैं फिर करवा दूंगा। और एक बात और ध्यान में आप लोग रखिएगा कि अगर जो कहीं आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएं, या कहीं आप अन्य तरीके से प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक दो चार प्रश्न गलत हो जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट घबराने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि हमको आ ही नहीं रहा। लेकिन एक बात बस आप ध्यान रखिएगा कि आपने जितना मेहनत किया है, ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। बस अपने माइंड को कंट्रोल करिएगा और फोकस हो करके पेपर को पढ़िएगा, और कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि हमको ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। अरे आप ना ही मशीन हैं और ना ही आप भगवान हैं, आप मनुष्य हैं, सीख रहे हैं। और बाकी मैं हूँ, मैं तो इतनी सारी चीज़ों को बार 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 लेकर के आता हूँ कि अगर जो आप नहीं भी पढ़ना चाहेंगे तो याद हो जाएगा, बशर्ते आप हमें फॉलो करते रहिए, हमारी क्लास को देखते रहिए। तो ये नहीं कि प्रश्न अगर जो गलत हो जा रहे हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाइए, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाने पढ़ाने वाले लोग भी गलत कर देते हैं, है ना, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? तो उपभोग के जीवन चक्र सिद्धांत, अब जीवन चक्र परिकल्पना किसने दिया था? मोदी गिलियानी ने दिया था। मोदी गिलियानी ने जीवन चक्र परिकल्पना दिया था, जिसमें इन्होंने क्या कहा था? इसमें इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति अपनी पूरी आय में जो परिसंपत्ति बनाता है, उसी आय के आधार पे उसका वर्तमान व्यय निर्धारित होता है। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम मान लीजिए रोहन है, रोहन रोहन ने 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में मान लीजिए कि उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल बनवा दिया,
35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक होटल बनवा दिया। 40 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक अस्पताल बना दिया, तो मोदी गिलानी ने जीवन चक्र परिकल्पना दिया था और ये कहा था कि देखिए भैया, आप अपनी जिंदगी के किसी भी फेज में हो, आपकी जो कुल जो आपकी, हाँ क्या हुआ, ठीक, हाँ क्या हुआ, हाँ ठीक है ठीक है, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। मोदी गिलानी ने जीवन चक्र परिकल्पना दिया था और उन्होंने कहा था कि आप अपनी पूरी जिंदगी में जो परिसंपत्ति बनाते हैं उसी के आधार पे आपका खर्च अर्थात व्यय निर्धारित होता है। जैसे 30 साल की अवस्था में स्कूल बना लिए, 35 साल की अवस्था में होटल बना लिए, 40 साल की अवस्था में अस्पताल बना लिए। तो अब ये सभी आपके आय के स्रोत हैं और इन सबके द्वारा आपका उपभोग व्यय प्रभावित होगा। ठीक है, अर्थात इस सबके आधार पे ही आप क्या करेंगे, अपने उपभोग को निर्धारित करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो उपभोग के जीवन चक्र सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के उपभोग का स्तर उसकी मौजूदा आय पर नहीं परंतु उसकी दीर्घकालिक अपेक्षित आय पर भी निर्भर करता है। बात ठीक है। और व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वह अपने जीवन काल में प्रत्याशित आय के आधार पर ही अपने खर्च की योजना बनाएगा। बात दोनों ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला है सूची 1 सूची 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? और ये जितने बात करने वाले हैं ना, आप इतना बात करोगे दिमाग में रहेगा क्या? और बात कम करिए, एक दो लोगों को मैं देखता हूँ बहुत बात करते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। क्या बोल क्या बोल रहे हैं? तो जेबीसी ने क्या दिया था? बाजार का नियम दिया था। देयर इज नो डाउट, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आर एफ कौहन ने किसकी बात की थी? आर एफ कौहन ने रोजगार गुणक की बात की थी। किन्स ने निवेश गुणक की बात किया था और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार की बात किया था। तो जो भी सुमेलित होगा आप सुमेलित कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? बच्चों वाला प्रश्न आ गया। इसमें से कौन सा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? तो इजी सी बात है भाई, किन साहब आते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हैं। ठीक है, किन साहब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है क्योंकि किन साहब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बहुत आलोचना करते हैं, हर जगह आते हैं और आलोचना करके चले जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है? क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है? है? तो क्राउडिंग आउट प्रभाव का मतलब होता है कि सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी होना। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार जब अपने व्यय को बढ़ाती है तो इसके कारण निजी निवेश में कमी आ जाती है अर्थव्यवस्था में। जैसे अब देखिए, इस बात को समझिए कि अगर जो मान लीजिए कि सरकार अपने व्यय को बढ़ाती है, सरकार अपने व्यय को बढ़ाएगी तो सरकार को आय भी तो चाहिए ना भाई। सरकार अपने जेब में पैसा थोड़ी रखी है, हमसे और आपसे जो टैक्स सरकार वसूलती है उसी के आधार पे तो व्यय करती है सरकार पैसा। तो सरकार जब अपने व्यय को बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा, कर की दरें बढ़ा देगी सरकार, कर की दर बढ़ जाएगी और जब कर की दर बढ़ जाएगी तो एक आम व्यक्ति जब ज्यादा कर देगा तो अब क्या होगा, आपकी निजी निवेश में कमी आ जाएगी, आपके निजी निवेश में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इजी सी बात है ना। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये बताता है कि जब सरकार अपने व्यय को बढ़ाता है तो सरकार व्यय को बढ़ाएगा तो व्यय करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना सरकार को, और सरकार पैसा कहाँ से प्राप्त करेगा, कर के माध्यम से। तो सरकार अगर जो अपने व्यय को बढ़ाएगा तो कर की दर को भी बढ़ाएगा और जब कर की दर को बढ़ाएगा तो आम जनता जो होगी अब वो ज्यादा कर देगी और जब ज्यादा कर देगी तो निजी निवेश में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला अगला
रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। क्या उत्तर आ रहा है? क्योंकि आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मेरी भी ऊर्जा कम ही है आज, है ना। आज बस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्या उत्तर आ रहे? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं क्या सभी लोग? ये बोल रहे हैं। तो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत के संदर्भ में विचार करिए और सही कथन बताइए। तो जेबी साहब ने क्या कहा था? पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, पूर्ण रोजगार का अस्तित्व है, पूर्ण प्रतियोगिता है, मुद्रा की तटस्थता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, 1 2 3 4 उत्तर सही है। अगला है कि कुल निवेश व्यय निश्चित होने पर किन्सियन दशाओं में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होगा, तो फिर क्या देखने को मिलेगा? जिस दिन क्लास में सोचता हूँ कि ऑफ कर दूं, उस दिन हमको इतना फ़ोन आने लगता है कि मैं फ़ोन रिसीव कर करके परेशान हो जाता हूँ। तो फिर कभी अगर जो थोड़ा बहुत तबीयत भी इधर उधर होता है, तो सोचता हूँ कि चलिए चलें, बैठ ही जाते हैं, क्लास ले ही लेते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट भी हैं वो भी बड़े इनोसेंट हैं। फ़ोन करते हैं तो एक ही शब्द आता है कि सर जी क्लास नहीं है क्या आज? क्या उत्तर आ रहा है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी, किन्स ने क्या कहा था? किन्स ने कहा था कि देखिए भैया, अगर जो आप बचत को बढ़ाएंगे, अगर जो आप बचत को बढ़ाएंगे, तो बचत बढ़ेगा तो आपका निवेश कम हो जाएगा, और जब आपका निवेश कम होगा, आप उत्पादन कम कर पाएंगे, आप उत्पादन कम कर पाएंगे, और जब आप कम उत्पादन करेंगे तो आपकी आय कम हो जाएगी, और अगर जो आपकी आय कम होगी तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगी। इजी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मेरी भी अब आदत पड़ गई है, मैं क्लास नहीं लेता हूँ तो मुझे भी बड़ा थोड़ा सुना सुना लगता है है ना। तो मुझे भी आदत पड़ गई है आप लोगों से मिलते रहने की। कितना बढ़िया माहौल बनता है 7:10 से, इतने सारे लोग जुड़ते हैं, इतना मज़ा आता है। मुझे मुझे खुद बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, और आप लोग के जैसे स्टूडेंट मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है कि किन्सियन रोजगार सिद्धांत में निवेश फलन किस बात की व्याख्या करता है? तो जितने लोग भी ये बोलेंगे कि सर केवल और केवल स्वायत्त निवेश, सभी लोग का उत्तर ठीक रहेगा। स्वायत्त निवेश क्या होता है? ऐसा निवेश जिसका आय में वृद्धि या कमी से कोई मतलब ना हो। एक फर्म को या एक उद्यमी को या एक साहसी को ये लागत वहन करना ही पड़ेगा। जैसे भूमि किराए पे लिया है तो किराया देना ही पड़ेगा, मजदूर को कार्य पे रखा है तो मजदूरी देना ही पड़ेगा। डजेंट मैटर कि उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कि क्लासिकी समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक मजदूरी में गिरावट का प्रभाव क्या होगा? क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो पीगू की याद आनी चाहिए। पीगू ने क्या कहा था? पीगू ने कहा ना कि एक तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती नहीं है, और अगर किसी कारण बेरोजगारी आ जाती है तो मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है, अर्थात रोजगार में वृद्धि किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल समष्टि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी में गिरावट का प्रभाव होता है कि रोजगार में वृद्धि आ जाती है। अगला प्रश्न ये रहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में उस ब्याज दर को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में साम्य लाता है, उसे क्या कहते हैं? अब इसके लिए अगर जो आपको नहीं पता होगा कि साम्य दर क्या होता है, सामान्य दर क्या होता है, प्राकृतिक दर क्या होता है, तटस्थ दर क्या होता है, तो आप नहीं कर पाएंगे। इजी सी बात है। तो इस प्रश्न का उत्तर जितने लोग भी क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे कि सर प्राकृतिक दर। सभी लोग का उत्तर ठीक है, पढ़े होंगे तो जानते होंगे, इजी सी बात है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में
उस ब्याज दर को जो समग्र बचत एवं समग्र निवेश में शामिल आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक दर बोलते हैं। अगला, एक क्लासिकीय विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से क्या कौन सा कथन सही है? जो क्लासिकीय विकास सिद्धांत है उसमें कौन सा कथन सत्य है? क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि मौद्रिक मजदूरी जीवन निर्वाह मजदूरी के बराबर होगी। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि एक मजदूर को आप उतनी मजदूरी दीजिए ताकि वो अपने जीवन का निर्वहन कर सके, अर्थात जीवन निर्वाह मजदूरी का मतलब ये होता है कि वो अपने रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। तो जो क्लासिकल विकास मॉडल है उसमें ये कहा गया कि एक मजदूर से अगर जो आप मजदूरी करवा रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं, तो आप उसे जीवन निर्वाह मजदूरी दीजिए, अर्थात वो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जेबीसी साहब ने कौन सा सुझाव दिया? बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जेबीसी साहब ने कौन सा सुझाव दिया भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि इसने क्या कहा, कहा कि भैया अगर जो बेरोजगारी से निवेश बेरोजगार सॉरी जेबीसी ने क्या बोला, जेबीसी ने यही तो बोला था ना कि भैया अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आ रही है तो अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाना चाहिए, जिससे निवेश बढ़ेगा तो एक तरफ मांग बढ़ेगा, दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा, मांग व पूर्ति दोनों बढ़ेगा तो देश में उत्पादकता बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगा तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। किफायत का विरोधाभास किससे संबंधित है? ठीक है, किफायत का विरोधाभास। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, कई बार बताया हूं, किन्स साहब ने किफायत का विरोधाभास दिया था। जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था, सॉरी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि हमें अपनी बचत को बढ़ाना चाहिए ताकि भविष्य में हमारा निवेश बढ़ जाए। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो किन्स साहब कहते हैं कि हे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, अगर जो आप बचत को बढ़ाएंगे, अगर जो आप किफायत से रहेंगे, बचत को बढ़ाएंगे, तो आपका जो निवेश होगा वो कम हो जाएगा, और जब आपका निवेश कम हो जाएगा तो आपका लाभ कम हो जाएगा, आपका लाभ कम हो जाएगा तो आपकी आय कम हो जाएगी, और आपकी आय कम हो जाएगी तो आपकी अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे अग्रसर नहीं हो सकती है। सीधी सी बात है। कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आप लोगों के सही हुए आज, और कैसा लगा सेशन ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएँ, समझ पाएँ और सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में बहुत सारी प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं और आपको करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ मेरे द्वारा कवर किया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए इन सभी कंटेंट के साथ, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे।
लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है, मतलब एक ही बार आपको फीस करना होगा, ठीक है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको सभी बैचेस मिल जाएंगे, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में 4.0, 5.0, बिहार में सेट बेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड पीजीटी, झारखंड में जेट की भी परीक्षा के लिए बैच आपको मिल जाएगा। आपको D++ भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एमबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। एक उत्साह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने मेहनत किया है तो इसका परिणाम अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आगे बढ़िए, पढ़िए, मेहनत करिए, इधर उधर की बातों पे कम ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।